कि राजस्थान में किस तरीके से 10 दिन के अंदर 10 गुना मनरेगा में एनरोलमेंट जो है वो बढ़ गया और कैसे 11 लाख लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है, रोज का रोज वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। इस सब के बीच 20 अप्रैल की वो तारीख भी थी जब कुछ रियायतें दी गई थी कि इंडस्ट्रीज एक कम कैपेसिटी के साथ और कई सारे गाइडलाइंस के साथ चालू हो पाए। क्या उन गाइडलाइंस के साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वो उस तरीके से ऑपरेट होने में कामयाब हो पाई हैं, अशोक गहलोत जी? देखिए, नरेगा में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। 1 लाख से करीब 12 लाख तक हम पहुंच गए और 30 लाख तक पहुंचने का हमारा इरादा है। और सरकार जब नहीं बनी थी तब भी हमने सरकार बनते ही पिछली गवर्नमेंट ने केवल मुश्किल से 9 लाख काम करे थे, तब भी 30 लाख तक हम पहुंचे थे। ये हमारा टारगेट है कि ये शानदार यूपीए गवर्नमेंट की देन है देशवासियों को कि अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, सूखा पड़ो या नहीं पड़ो, कोई स्थिति आ जाए कम से कम उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार जैसी कानून बना दे पार्लियामेंट का। सोनिया गांधी की और मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन है देश को और उसी को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि जब एक तरफ वो मांग कर रही है मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रीज को कहती है, एमएसएमई वालों को कहती है कि आप इनको लॉकडाउन के दरमियान में इनको वेतन दीजिए आप, तो भारत सरकार अगर जब उद्योगपतियों को कहती है, छोटे बड़े उद्योगपति सबको, कि उनको घर बैठे हुए तनख्वाह देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मजदूर बेचारा कसूर नहीं है, लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद हो गई है। उसी प्रकार से भारत सरकार को चाहिए नरेगा के मजदूरों को घर बैठे हुए उसको पैसा मिलना चाहिए जब तक ये कोरोना का लॉकडाउन चले, क्योंकि वो भी तो मजबूरी में लॉकडाउन के कारण से मजदूरी नहीं कर पाया, लॉकडाउन के कारण से उसका मूवमेंट बंद था, काम नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ा फैसला जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा इश्यू मीडिया को उठाना चाहिए देशवासियों के सामने, देश की सरकार के सामने। किस प्रकार नरेगा के गांव के मजदूरों को ही जिस प्रकार आप श्रमिक के लिए कहते पैसा मिलना चाहिए, उसी ढंग से इनको मिलना चाहिए। गहलोत जी, एक चीज और समझना चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि किसी इलाके में 0 केस हो गए, जो कि भीलवाड़ा जिस मॉडल की खूब बात हुई, लेकिन उसके बाद वहां पर केसेस आने शुरू हो गए दोबारा। ये किस तरीके से हो पा रहा है और क्या इससे एक डर भी बैठता है कि कल के दिन में जब रेड जोन ऑरेंज से ग्रीन होने के बाद अगर खोले जाए तो हमको शायद ये समझ में आना चाहिए कि सावधानियां किस हद तक बरतती रहनी पड़ेंगी? को ठीक कहा आपने, इसीलिए रेड जोन में तो खैर सारे बंदिश रहेंगे, पर जो ऑरेंज जोन होगा या जो ग्रीन जोन बन जाएगा या बना हुआ है, उसके अंदर भी कल की छूट देने के बावजूद भी आप निश्चिंत रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग और जो बंदिश से हैं वो तो अपनानी पड़ेगी सब जगह, उसी से काम चलेगा। और ये तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जब खत्म पूरा हो जाएगा तब भी जो स्थिति बन गई है उसमें हैबिट में डालना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। ये लंबे समय तक चलने वाला काम है और ये लोगों को मैं अभी तो ग्रीन जोन में भी और ऑरेंज जोन में भी हम उसको मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। कल ही हमने मीटिंग करी है, तय किया है कि लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन में पूरी तरह ढील दे दी गई है, खाली इंडस्ट्री दुकान खुल सके, इंडस्ट्री चल सके वो छूट दी गई है। परंतु बाकी जो है बंदिश से जो बाकी डिसिप्लिन है, चाहे वो मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे हम लोग ने यहाँ तक किया भाई कि जो पान और जर्दा और गुटखे खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, वो भी कोरोना फैलाने का कारण बन सकता है। वो तो भी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। इन तमाम बातों का मास्क लगाने का, ये तमाम मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा हम लोगों के साथ साथ में, क्योंकि ये इतनी खतरनाक महामारी है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते किसी भी रूप में इसके लिए। एक डेटा जो राजस्थान से निकल कर आ रहा था वो ये कि समूची दुनिया में हमने देखा है कि 60 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग होते हैं उनमें संक्रमण ज्यादा होता है, लेकिन राजस्थान का डेटा कहता है कि 62% लोग जो कि संक्रमित हैं वो 40 साल की उम्र से कम है। क्या ये इस कारण हो पाया है कि आपने बुजुर्गों को शुरुआत से जो कहा, डायरेक्शंस दिए कि वो अपने घर में रहें तो वो घरों के अंदर ही रहे, और इस कारण बुजुर्ग बच पाए, या आपका अलग आकलन है इस आंकड़े को लेकर?
नहीं नहीं, ये तो देखिए वो तो सबको कहा गया। ये तो अभी हाल ही में फैसला किया हमने एक वीक पहले कि 60+ के लोगों को आयुष्मान भारत बीमा योजना से मालूम करके उनको विशेष हिदायत देनी चाहिए। परंतु जब से हमने तैयारी शुरू करी है मार्च के अंदर, तो पहला केस आया था, तब से हमने सबको कहा है कि तमाम लोगों को किस प्रकार से जो गाइडलाइन भारत सरकार की है, ICMR की है, WHO की है, उसको हमें आधार बना के हमने एजुकेट करना शुरू किया। इसके लिए एजुकेशन का काम बड़े रूप में हमारे यहाँ हुआ है, विज्ञापनों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कोई तरीका हमने छोड़ा ही नहीं कि लोगों तक बात पहुंचे। और फॉर्चुनेटली लोग समझ भी गए हैं और लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। इसीलिए लॉकडाउन पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो कामयाब हुआ है, उसका कारण ये है कि हम लोगों ने तमाम तरह से ध्यान है। इसीलिए आज डबलिंग रेट जो है राजस्थान में, आपको यहाँ खुशी होगी कि राजस्थान हर पैरामीटर पे जो है, हर पैरामीटर में हम लोग राष्ट्रीय एवरेज से ठीक है। चाहे वो डबल होने की रेट हो और चाहे मृत्यु दर हो, मृत्यु दर में भी राजस्थान जो है वो कम मृत्यु दर है बाकी राज्यों के मुकाबले में और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में। और मरने वालों की संख्या यहाँ पर काफी कम है। और डबलिंग की रेट जो है वो राष्ट्रीय से 10 है, हमारे 13 है, 13 दिन का है। और रिकवरी रेट भी हमारे 41% है। तो तमाम जो हमने तो नारा ये दिया राजस्थान सतर्क है। और आपको शायद मालूम होगा कि कोरोना के पहले से राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्टिंग, MRI, CT स्कैन तक फ्री बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का। और निरोगी राजस्थान का बड़ा अभियान शुरू किया था दिसंबर में हमने कि किस प्रकार हम लोग गांव गांव तक, सब सेंटर तक लोग निरोगी कैसे रहे, बड़े अभियान में शुरू किए थे। ये तमाम का हमारे चल रहे थे और कोरोना आ गया तो हमारी जो तैयारी थी उसमें हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। और अब तो हमने, चाहे वो आपके वेंटिलेटर्स हो, चाहे ICU के बेड्स हो, चाहे मैंने कहा टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, उस पर हमने शानदार काम करने का प्रयास किया जिससे कि आने वाले उनमें कैसी स्थिति आएगी तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और फॉर्चुनेटली अभी तक वेंटिलेटर में 1 या 2 पेशेंट गए होंगे राजस्थान के अंदर। बुरे से बुरे दौर के लिए तैयार है नौग, और हर राज्य सफल होगा और हर राज्य की सफलता ऐसी होगी तभी देश कामयाब हो सकता है।